हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लेट्स स्टडी करंट अफेयर्स में। आज हम लोग भारतीय शासन व्यवस्था घटना चक्र के पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियों देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिनमें प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्य को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र ने द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विशासनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। तो अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। फर्स्ट विकल्प है, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल का कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। सेकंड विकल्प है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। थर्ड विकल्प है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में
किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो सही विकल्प हम लोग को चुनना है। सही विकल्प है सेकंड और थर्ड। उत्तर सेकंड एंड थर्ड, देन उत्तर बी हो जाएगा। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। और थर्ड, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, उससे पहले इसकी व्याख्या जब एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को पोर्टफोलियो प्रणाली पर कार्य करने वाली कैबिनेट में बदल दिया गया था, जिसमें राजस्व, सैन्य कानून, वित्त और गृह विभागों के प्रमुख के रूप में 5 सदस्य शामिल थे। 1874 ईस्वी में इसमें 6ठा सदस्य लोक निर्माण विभाग हेतु जुड़ा। इस अधिनियम के द्वारा विधायी कार्य के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई थी, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा 2 वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों में से कम आधे गैर सरकारी होने थे। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के बीच कोई भेद नहीं किया गया था। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। फर्स्ट विकल्प है इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया। सेकंड विकल्प है कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी। थर्ड विकल्प है सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। सही विकल्प के लिए हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को ब्रिटिश संसद से पारित होने के बाद 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। यह 3 फरवरी 1893 को लागू किया गया। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी कार्यों हेतु अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में कम से कम आधे गैर सरकारी होने थे। तत्संबंधी विनियमों के तहत इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 सरकारी सदस्यों और 10 गैर सरकारी सदस्यों की व्यवस्था की गई। उल्लेखनीय है कि इन गैर सरकारी सदस्यों में भारतीय और यूरोपीय दोनों जो क्राउन की सैन्य या नागरिक सेवा में न हो वो भी शामिल थे। इस प्रकार कथन 2 सही नहीं है। 1892 के तहत सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार कथन 3 भी सही नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। मिस टाइपिंग हो गया है, सी के बदले ई लिखा गया है। ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। उत्तर बी है। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्य में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई कब? भारत परिषद अधिनियम 1892 को। फोर्थ क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्लियामेंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। उत्तर इज बी। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लियामेंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा किया गया? आंसर इज द बी मार्लियामेंटो सुधार 1909।
जो कि भारत परिषद अधिनियम के तहत था। क्वेश्चन 5, 1909 का अधिनियम संबंधित है। ऑप्शन ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी विकेंद्रीकरण से, सी द्वैध शासन से, डी विधान परिषद से। आंसर इज ए पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। 1909 का अधिनियम संबंधित है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, इसके लिए माफी। ऑप्शन सी इज भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर इज द डी। देखते हैं इसकी व्याख्या करके डी क्यों है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन 7, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। आंसर इज द ऑप्शन बी 1937, 1937 में स्थापित किया गया था भारत का संघीय न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार के अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम होना चाहिए, स्वतंत्रता मिस टाइप हो गया है, 1947। करेक्ट आंसर इज आंसर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। आंसर इज द ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? पॉइंट नंबर 1, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। सेकंड, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। थर्ड, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर इज द सी ऑप्शन 1 एंड 3। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था एंड थर्ड पॉइंट इज केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं हैं। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं अब। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के
मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए प्रत्येक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित किया गया। क्वेश्चन 11, भारतीय इतिहास के संबंध में द्वैत शासन डायरकिक सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है? ऑप्शन ए, केंद्रीय विधानमंडल का दो सदनों में विभाजन। ऑप्शन बी, दो सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना। ऑप्शन सी, दो शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना। ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। आंसर इज द ऑप्शन डी, प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रवर्गों में विभाजन। क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? फर्स्ट, न्यायालय प्रशासन। ऑप्शन 2, स्थानीय स्वशासन। ऑप्शन 3, भू राजस्व। ऑप्शन 4, पुलिस। आंसर इज द ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। 1, न्याय प्रशासन। 3, भू राजस्व एंड 4th, पुलिस। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? ऑप्शन कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी, साइमन कमीशन। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। आंसर इज द डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। अब इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प 3 माना था, जिसे संशोधित उत्तर में परिवर्तित विकल्प डी किया गया। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन बी, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आंसर इज द ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम वर्ष से 3 वर्ष तक निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत, जिसमें अधिकतम 26 सरकारी होने थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 133 जो कि 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत तथा फिर 145 जिनमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से मनोनीत सदस्यों में से एक बार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बाहर से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में से निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया। क्वेश्चन 15,
केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन 1961 एक्ट, ऑप्शन सी 1919 एक्ट, ऑप्शन सी बी 1917 एक्ट, ऑप्शन डी 1915 एक्ट। आंसर इज द ऑप्शन सी 1919 एक्ट। श्लोक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। पॉइंट नंबर 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। आंसर इज द ऑप्शन बी केवल 2। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इसकी व्याख्या करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए एक व्यस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पॉइंट नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। पॉइंट नंबर 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। आंसर इज द ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। पॉइंट 2, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी।